हेलो बच्चों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है रसगुल्ला आर्मी के जवानों? उम्मीद कर रहा हूँ सारी की सारी रसगुल्ला आर्मी एकदम खुश होगी, सुरक्षित होगी और बहुत जबरदस्त पढ़ाई कर रही होगी। तो सारे के सारे रसगुल्लों को, रसगुल्लियों को, पापा की परियों को, मम्मी के मगरमच्छों को बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात। जल्दी से पूरे भारत की रसगुल्ला आर्मी जुड़ जाए आज के इस बवंडर लेक्चर में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ जी सारे लोग, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मिलकर मचाते हैं बवंडर तबाही। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। और एक बार मुझे ये भी बता दीजिए कि क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो स्क्रीन पर लिख दीजिएगा क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। जल्दी से लिख दीजिए, फिर हम झांकी जमाते हैं। फिर हम झांकी जमाते हैं। यस, फिर हम झांकी जमाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, आपको याद होगा पिछले वाले लेक्चर में हमने उपकला ऊतक के प्रकारों के बारे में बात करी थी और उनमें हमने दो प्रकार के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। एक सरल शल्काकार उपकला जिसको बोला था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और दूसरी सरल घनाकार उपकला जिसको बोला था सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। मैं जल्दी से इन दोनों को रिवाइज करवाता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। बच्चे, जब हमने सरल शल्काकार उपकला के बारे में बात करी थी तो हमने बोला था कि सरल शल्काकार उपकला चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बनती है। मतलब चपटी कोशिकाओं की एक परत से बनती है और वो परत जो होती है वो होती है पतली। जहां पर भी शल्काकार कोशिकाएं पाई जाएगी उसकी फ्री सरफेस, मुक्त सतह होगी, वो होगी ऊंची नीची, दैट इज इर्रेगुलर होगी, अनियमित होगी। हमने आपको बोला था कि ये सरल शल्काकार उपकला, इसे पेवमेंट उपकला भी कहते हैं क्योंकि ये फर्श में लगी हुई टाइल के समान दिखाई देती है। हमने एक बात और बोली थी कि ये सरल शल्काकार उपकला है, इसको लहरदार उपकला, टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं क्योंकि शरीर के कुछ भागों में ये तरंग के समान दिखाई देती है। हमने आपको बोला था कि सरल शल्काकार उपकला के दो महत्वपूर्ण काम के बारे में बात करी थी। एक था फिल्ट्रेशन, जिसे बोलते हैं निस्यंदन, मतलब छानना, जैसे ग्लोमेरुलस में से रक्त छन रहा था और छन्ने से बन रहा था जीएफ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा था। दूसरा हमने इंपॉर्टेंट काम बताया था विसरण का काम, जैसे फेफड़े की कुपिकाओं से ऑक्सीजन विसरित होकर जाती है रक्त में, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े की कुपिकाओं में आती है। हमने इसके कुछ उदाहरण लिए थे। सबसे पहला उदाहरण लिया था रक्त वाहिनियों की आंतरिक परत, और उस आंतरिक परत को बोलते हैं एंडोथेलियम। हमने अगला उदाहरण लिया था फेफड़े की कुपिकाएं जिनको बोलते हैं वायुकोष। हमने तीसरा उदाहरण लिया था प्रेगुआ, सीलोम का स्तर, सीलोम का स्तर। और हमने बोला था कि सीलोम में जो स्तर था उसे बोलते हैं मीजोथीलियम, और रक्त वाहिनियों के आंतरिक स्तर में जो था उसे बोलते हैं एंडोथीलियम। चाहे एंडोथीलियम हो चाहे मीजोथीलियम हो, दोनों की उत्पत्ति कौन से जनन स्तर से होती है? जल्दी स्क्रीन पर लिख के बताओ, बताओ। चाहे एंडोथीलियम हो चाहे मीजोथीलियम हो, दोनों की उत्पत्ति कौन से जनन स्तर से होती है? जल्दी से स्क्रीन पर लिख के बताओ, लिख के बताओ। मैं स्क्रीन पर टकटकी लगा के देख रहा हूं। उसी ने सबसे पहले जवाब दिया मीजोडर्म से, मीजोडर्म से। पायल, अबीबा, निशा, प्राची, लोकेश, ताबड़तोड़ पूरे भारत की जनता जवाब दे सर मीजोरम से, मीजोरम से, मीजोरम से। बेहतरीन बेटा, ये डाउट अपना क्लियर हो गया था। उसके बाद हम गए थे सरल घनाकार उपकला में। हमने बोला था सरल घनाकार उपकला घनाकार कोशिकाओं की, घन के समान कोशिकाओं की एक परत से बनती है। सरल घनाकार उपकला को जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको जनन उपकला? वो इसलिए कहते हैं इसको जनन उपकला क्योंकि ये युग्मकों के निर्माण में सहायता करती है, इसलिए इसको बोलते हैं जनन उपकला। हमने बोला था सरल घनाकार उपकला की सतह जो होती है, मुक्त सतह जो होती है, वो नियमित होती है, वो समतल होती है। हमने आपको बताया था कि सरल घनाकार उपकला के भी दो महत्वपूर्ण काम एनसीईआरटी ने दिए। पहला काम दिया था वो दिया था अवशोषण, दूसरा काम दिया था स्रावण। इसका मतलब ये पदार्थों का पुनः अवशोषण करती है, जैसे नेफ्रॉन के अंदर पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। यस, दूसरी बड़ी बात हमने बोली थी, इसका काम जो था वो था स्रावण, और पदार्थों को स्रावित करने का काम करती ग्रंथियां। तो इसका मतलब हमारे शरीर में सरल घनाकार उपकला जो है वो ग्रंथियों का निर्माण भी करती है। ये बात हमने बताई थी। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक अगले प्रकार के उपकला के बारे में आपसे बात करते हैं, और वो अगले प्रकार का उपकला है, उसको बोलते हैं सरल स्तंभाकार उपकला। तो पहले मेरे को बता दो कि हाउ इज द जॉस। ये कहानी शुरू करूं, सरल स्तंभाकार उपकला, इसी को हम बोलते हैं सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम, सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम। इसकी कहानी शुरू करूं उससे पहले बता दो हाउ इज द जॉस, हाउ इज द जॉस, हाउ इज द जॉस, जल्दी बता दो। हाई हाई सर, जबरदस्त, जिंदाबाद, बवंडर जोश है। चलिए, जोश हाई है तो टेंशन फ्री हो जाइए, मोह माया को त्याग दीजिए, दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल लीजिए, एकदम फैल के पसर के बैठ जाइए, क्योंकि रसगुल्ला आर्मी के कमांडर की बवंडर क्लास होने वाली है, जहां एक एक कंसेप्ट को हम जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं शुरू करता हूं सरल स्तंभाकार उपकला। बच्चे, जब भी हमसे कोई कहे कि सर सरल स्तंभाकार उपकला के बारे में बताइए, तो हमने बोला सरल उपकला है तो चाहे कोई भी रहे, वो कोशिकाओं की कितनी परत का बनेगा? एक परत का। और उस परत की कोशिकाएं कैसी होगी? स्तंभाकार कोशिकाएं होगी। और स्तंभाकार कोशिकाएं वो होती है जो कैसी होती है? जिसकी लंबाई तो होती है ज्यादा, और कैसी होती है? पतली कोशिका। तो मैंने बोला ये लंबी तथा पतली कोशिकाओं, ये लंबी तथा पतली कोशिकाओं, दैट इज स्तंभाकार, स्तंभाकार कोशिकाओं, कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है, एक परत से बनी होती है। तो जब भी बोले कि बताओ सरल, जब भी कोई पूछे कि सरल स्तंभाकार उपकला के बारे में बताओ, तो आप क्या कहोगे? ये लंबी तथा पतली कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है कौन? सरल स्तंभाकार उपकला। अब सवाल ये था गुरुजी, उपकला हमें कैसी दिखाई देती है? बड़े ध्यान से देखना। हमने आपको बताया था मेरे बच्चे कि कोई भी उपकला ऊतक रहे, कोई भी उपकला ऊतक रहे, वो उपकला ऊतक हमेशा कौन से ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है? कौन से ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है? जवाब आएगा सर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वृद्धि करता है। लेकिन किंतु परंतु जंतु, याद रखना, उपकला ऊतक कभी भी संयोजी ऊतक के सीधे संपर्क में नहीं होता। इन दोनों के बीच में होती है कबाब में हड्डी, और ये जो कबाब में हड्डी है, इस कबाब में हड्डी को ही हम बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस कबाब में हड्डी को ही हम बोल के चलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बोला सर ठीक है। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है उपकला ऊतक की कोशिकाएं, और वो उपकला ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी तथा पतली कोशिका, लंबी तथा पतली कोशिका। मतलब इसके ऊपर ये रही उपकला ऊतक की कोशिकाएं, और ये जो उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं, ये कैसी है मेरे बच्चे? हमने बोला लंबी तथा पतली कोशिकाएं, लंबी तथा पतली कोशिकाएं, लंबी तथा पतली कोशिकाएं, लंबी तथा पतली कोशिकाएं। ये लंबी तथा पतली कोशिकाएं हैं। हमने बोला ये मेरे पास है स्तंभाकार कोशिकाएं, ये मेरे पास है स्तंभाकार कोशिकाएं, या मैं कह दूं लंबी कोशिकाएं तथा पतली कोशिका।
ये स्तंभाकार कोशिकाएं हैं जो लंबी तथा पतली कोशिकाएं हैं। वो ऐसा ठीक है। हमने एक चीज देखी भैया, अगर इन कोशिका को आप देखोगे तो इन कोशिका का ये भाग जो इस आधारी कला के संपर्क में है, इस कोशिका का ये भाग, ये नीचे वाला भाग जो इस आधारी कला के संपर्क में, जो मैंने रेड कलर से बना दिया, इस भाग को बोलते हैं आधार। इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं आधार। और उसका ऊपर वाला ये भाग जिसके पास मुक्त सतह है, इसको बोलते हैं शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। हमने एक चीज नोट करी कि इन स्तंभाकार कोशिकाओं को जब देखा तो ये देखा कि इन स्तंभाकार कोशिकाओं में एक दीर्घित केंद्रक है। कैसा केंद्रक है? ऐसा दीर्घित केंद्रक है, ऐसा दीर्घित केंद्रक है, ऐसा दीर्घित अंडाकार केंद्रक है, दीर्घित केंद्रक है, अंडाकार केंद्रक है। ये लीजिए, अब मेरे को बता दो, ये दीर्घित अंडाकार केंद्रक बनाया है क्या मैंने ये कोशिका के बीच में बनाया है कि कोशिका के शीर्ष भाग पे बनाया है कि कोशिका के आधार भाग पे बनाया है? जल्दी बता दो। ये जो मेरे पास दीर्घित अंडाकार केंद्रक है, ये कोशिका के शीर्ष भाग पे बनाया है कि कोशिका के आधारी भाग पे बनाया है कि कोशिका के बीच में बनाया है? जल्दी बता दो। दीर्घित मतलब अंडाकार, दीर्घित अंडाकार। यस, जल्दी बताओ कहां पर बनाया है? यस, कहां पर बनाया है? यस, आधारी भाग पर, बेस पर। तो मैंने बोला ये जो अपने पास केंद्रक दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं आधारीय केंद्रक, इसको अपन बोलते हैं दीर्घित केंद्रक। और ये दीर्घित केंद्रक कहां पर स्थित है? आधारी भाग में स्थित। तो हमने बोला ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है दीर्घित केंद्रक, ये मेरे पास है दीर्घित केंद्रक। और ये दीर्घित केंद्रक कौन से भाग में स्थित? हमने बोला आधारीय भाग में स्थित, आधारीय भाग में स्थित, आधारीय भाग में स्थित, आधारीय भाग में स्थित, आधारीय भाग में स्थित। इसलिए हम इसको बोलते हैं बेसल न्यूक्लियाई, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेसल न्यूक्लियाई, आधारीय केंद्रक। तो जब भी बोले कि बताओ स्तंभाकार कोशिकाएं जो थी उनमें केंद्रक कैसा होता है, आप कहोगे केंद्रक दीर्घित केंद्रक होता है जो कि प्राय है कौन से? आधारीय भाग में स्थित होता है। कौन से भाग में स्थित होता है? आधारीय भाग में स्थित होता है। तो भाई साहब इतनी बात क्लियर हुई। अब बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या काम किया, यहां पे एक रसगुल्ला लिया, ये लीजिए, ये मैंने आपके सामने बना दिया गोल मटोल रसगुल्ला, गोल मटोल रसगुल्ला। और इस रसगुल्ले को ऐसे धक्का दिया। तो मेरे को बताओ ये रसगुल्ला ऐसे ऊंचा नीचे गति करेगा कि ये एक समतल सतह है, प्लेन सरफेस है, आसानी से सीधा गति करता रहेगा? आप कहोगे गुरुजी मजे ले रहे यार, ये सतह तो एकदम प्लेन सतह है। तो कहने का मतलब अनियमित सतह जो थी वो अनियमित सतह किसके पास थी? शल्काकार उपकला के पास थी। इसके पास जो है ये है नियमित, कौन सी है मेरे पास? नियमित मुक्त सतह है। ये मेरे पास है नियमित मुक्त सतह है, ये मेरे पास है नियमित मुक्त सतह। तो अब बात निकल के आई कि चाहे घनाकार उपकला हो उसके पास भी नियमित मुक्त सतह है, चाहे स्तंभाकार उपकला हो उसके पास भी नियमित मुक्त सतह है। लेकिन स्तंभाकार कोशिकाओं में दीर्घित केंद्रक कोशिकाओं के कौन से भाग में स्थित होता है? आधारीय भाग में, आधारीय भाग में। तो एनसीईआरटी माता लिखती है कि केंद्रक प्राय है, केंद्रक प्राय है कोशिका के आधारीय भाग में, कोशिका के आधारीय भाग में स्थित होता है, कोशिका के आधारीय भाग में स्थित होता है। केंद्रक प्राय है कोशिका के आधारीय भाग में स्थित होता है, आधारीय भाग में स्थित होता है। यस, अब भाई पहले इतनी सी बात नोट करो, फिर मैं आपसे बताऊंगा कि ये सरल घनाकार उपकला क्या काम करती है और शरीर के कौन कौन से भाग में पाई जाती है। यस, रियाज खान कह रहा है सर बाबू से लड़ाई हो गई क्लास के चक्कर में। भाई बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबू से ज्यादा इंपॉर्टेंस तो मैं रखता हूं। थैंक यू, लव यू लाडले, बहुत अच्छी बात है। तेरा ध्यान किधर है? इसका ही सर इधर है। तू मोह माया को छोड़ बेटा, बाबू सोना चांदी तो आती रहेगी जाती रहेगी, कोई भावनाओं में बहने की बात नहीं है बेटा। डॉक्टर बन गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी करियर के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, है ना? बाबू सोना चांदी से तो कह देना तो एक बात कि तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाखों हंसी इस जमाने में सनम, मिलेंगे लाखों हंसी इस जमाने में सनम, दिल लगाने के लिए तू अकेली तो नहीं, तू अकेली तो नहीं, तू अकेली तो नहीं। क्या बात, क्या बात, आ जाओ आ जाओ आ जाओ रे, क्या बात मेरे लाडले, क्या बात मेरे लाडले। यस, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, क्या बात है, कोई तो रोक लो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आपसे बात करते हैं कि ये सरल स्तंभाकार उपकला जो है, इस सरल स्तंभाकार उपकला का कार्य क्या था। बेटा जब सरल स्तंभाकार उपकला के कार्य के बारे में कोई पूछता है तो हमारी एनसीईआरटी माता ने इसके दो कार्य के बारे में बात करी। बोला सर कौन कौन से कार्य के बारे में? एनसीईआरटी माता ने इसका सबसे पहला कार्य के बारे में बात करी, वो बात करी अवशोषण के बारे में। पहला कार्य है इसका अवशोषण करना और इसका दूसरा कार्य जो था वो था स्रावण करना। दूसरा कार्य था श्रावण करना। ओह माय गॉड, इन दोनों काम को देख के आपको पता चल रहा है कि भाई साहब ये अवशोषण का कार्य, ये श्रावण का कार्य, ये सेम कार्य तो घनाकार उपकला भी करती थी। बोलो करती थी कि नहीं करती थी? बिल्कुल करती थी। तो मेरे दोस्तों अब बेवफाई मत करो, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ा लो कि अवशोषण का कार्य और श्रावण का कार्य तो घनाकार उपकला भी करती थी। बोले सर आप बताइए क्या अवशोषण को किसी एग्जांपल के द्वारा बता सकते हैं? हमने कहा हाँ, हमारे आहार नाल में, हमारे पाचन तंत्र में पचित भोजन का पदार्थों का अवशोषण होता है। अरे यस, तो आहार नाल में पचित भोजन का, आहार नाल में पाचन तंत्र में, आहार नाल में पचित भोजन का अवशोषण बहुत फेमस एग्जांपल है। वो कौन सी उपकला के द्वारा किया जाता है? सरल स्तंभाकार उपकला के द्वारा। श्रावण, हमने बोला यस। याद करो मैंने कहा था कि श्रावण का काम करती है ग्रंथियां। तो एक बात तो क्लियर है कि भाई सरल घनाकार उपकला भी श्रावण कर रही थी, सरल स्तंभाकार उपकला भी श्रावण कर रही थी। तो पता चला कि श्रावण करने की क्षमता जो है वो या तो घनाकार कोशिकाओं के पास है या फिर स्तंभाकार कोशिकाओं के पास है, या तो घनाकार कोशिकाओं के पास है या फिर स्तंभाकार कोशिकाओं के पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रंथियों का निर्माण करती है, ग्रंथियों का निर्माण करती है, क्योंकि ग्रंथियां ही पदार्थों का क्या करती है? श्रावण करती है। ये ग्रंथियों का निर्माण करती है और ग्रंथियों से क्या होता है? पदार्थों का श्रावण, तभी ये श्रावण कर पाती है।
पूछेगा गुरुजी क्या आप हमें इसका उदाहरण बता सकते हैं? अब भैया थोड़ा सा कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसका उदाहरण आपको बताने जा रहा हूं, वो उदाहरण ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यहां पे थोड़ा सा करेक्शन भी करना पड़ेगा। जी हां, एनसीईआरटी में थोड़ा सा करेक्शन भी करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से देखना। उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण मैंने बोला कि भैया ये जो घनाकार और स्तंभाकार उपकला है ये ग्रंथियों का निर्माण भी करती है। तो सवाल था गुरुजी आपने बोला ये श्रावण इसलिए करती है क्योंकि ग्रंथियों का निर्माण करती है। मैंने कहा तो आप बता सकते हो कि कौन सी ग्रंथियों का निर्माण करेगी? बड़े ध्यान से देखो, हमारे आमाशय में पाई जाती है जठरीय ग्रंथियां जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारी आंत में पाई जाती है आंतरिक ग्रंथियां जिन्हें बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो कि पाचन रसों का स्राव करती है। उनका निर्माण किससे होता है? सरल स्तंभाकार उपकला से। तो इसका पहला उदाहरण हुआ मेरे पास जठरीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तथा आंतरिक ग्रंथियां, आंतरिक ग्रंथियां दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। जठरीय ग्रंथियां आमाशय में, आंतरिक ग्रंथियां आंत में पाई जाती है। अगला उदाहरण जो कि एनसीईआरटी माता ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने पास एनसीईआरटी माता ने एग्जांपल दिया आमाशय, जिसको अपन बोलते हैं बेटा स्टमक, तथा आमाशय तथा मैं बात करके चलता हूं बड़ी आंत्र के बारे में। किसके बारे में? बड़ी आंत्र के बारे में, बड़ी आंत्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा अगर आमाशय और बड़ी आंत्र में मैं देखूं कि वहां पर सरल स्तंभाकार उपकला की क्या व्यवस्था होती है, तो चलिए बड़े ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा कि आमाशय और बड़ी आंत्र से छोटा सा टुकड़ा लिया और उस टुकड़े का अध्ययन किया, तो क्या पता किया? मैंने बोला वहां पर भी सरल स्तंभाकार उपकला पाई जाती है। कौन सी उपकला पाई जाती है? सरल स्तंभाकार और स्तंभाकार उपकला पाई जाती है। अब मैंने कहा था उपकला ऊतक चाहे कोई सा भी रहे वो हमेशा संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। तो बड़े ध्यान से देखना, ये रहा मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू, ये रहा मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू। हमने बोला ये कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू के बीच में रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच रही बेसमेंट मेम्ब्रेन। बड़े ध्यान से देखना, अब इसके ऊपर पाई जाती है स्तंभाकार कोशिकाएं। इसके ऊपर क्या पाई जाती है? स्तंभाकार कोशिकाएं। बड़े ध्यान से देखना, हमने मान लिया इसके ऊपर ये रही स्तंभाकार कोशिकाएं, इसके ऊपर ये रही मेरे पास स्तंभाकार कोशिकाएं। ये लो, हमने आपसे ये कहा था कि स्तंभाकार कोशिकाएं जो थी ये मेरे पास कैसी कोशिकाएं? स्तंभाकार सेल, स्तंभाकार कोशिकाएं, ये मेरे पास है स्तंभाकार कोशिकाएं। और स्तंभाकार कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है वो अंडाकार दीर्घित केंद्रक आधारी भाग की तरफ स्थित है। अंडाकार दीर्घित केंद्रक आधारी भाग की तरफ स्थित है। हमने क्या देखा? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, कंसंट्रेशन बढ़ाना। हमने क्या देखा कि आमाशय और बड़ी आंत्र में इन स्तंभाकार कोशिकाओं के बीच में कुछ कोशिकाएं हमें दिखाई दी। इन स्तंभाकार कोशिकाओं के बीच में कुछ कोशिकाएं हमें दिखाई दी और हमने क्या देखा कि ये वो कोशिकाएं थी जो कि म्यूकस का स्रावन कर रही थी। किसका स्रावन कर रही थी? म्यूकस का स्रावन कर रही थी। और म्यूकस के स्रावन करने वाली कोशिका को बोलते हैं सलेस्मा कोशिका, कलश कोशिका या म्यूकस कोशिका। इनको बोलते हैं सलेस्मा कोशिका, म्यूकस कोशिका या फिर कलश कोशिका, गोब्लेट सेल। तो बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला ये स्तंभाकार कोशिकाएं और स्तंभाकार कोशिकाओं के बीच में ये जो दिखाई दे रही है ये मेरे पास है गोब्लेट सेल, या इन्हीं को अपन बोलते हैं कलश कोशिका, कलश कोशिका, या इन्हीं को अपन बोल के चलते हैं मेरे बच्चे म्यूकस ग्रंथि। म्यूकस ग्रंथि, और म्यूकस ग्रंथि का क्या काम था? म्यूकस ग्रंथि का काम था म्यूकस स्रावन करना। तो हमने बोला ये म्यूकस, जिसको अपन बोलते हैं श्लेष्मा, का स्रावन करती है। ये क्या करती है? म्यूकस का श्लेष्मा का स्रावन करती है। ये म्यूकस का श्लेष्मा का स्रावन करती है। तो अब बताओ, हमने बोला ये म्यूकस का स्रावन करती है मतलब ये श्लेष्मा ग्रंथि होगी। तो अब यहां पे बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, इन स्तंभाकार कोशिकाओं के बीच में गोब्लेट सेल है। गोब्लेट सेल है जो क्या है? एक म्यूकस ग्रंथि है। और म्यूकस ग्रंथि किसका स्रावन करती है? म्यूकस का स्रावन करती है। और म्यूकस तो एक चिकना पदार्थ है। क्या है? म्यूकस तो एक चिकना पदार्थ है। और वो चिकना पदार्थ जो था, वो एक लुब्रिकेंट का भी काम करता है, एक स्नेहक का भी काम करता है, ताकि घर्षण को घटाया जा सके। वो जठरीय रस और आंतरिक रस जो था उनकी पीएच को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो हमने मोटी मोटी सी बात करी कि ये म्यूकस ग्रंथियां जो थी ये म्यूकस का स्रावन करती है। तो अब पूछेगा कि आमाशय तथा बड़ी आंत्र की क्या खास बात थी? हमने बोला आमाशय और बड़ी आंत्र की खास बात ये थी कि यहां पर स्तंभाकार कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है म्यूकस ग्रंथियां। और जब स्तंभाकार कोशिकाओं के बीच में म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है तो इसे बोलते हैं ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला, ग्लैंडुलर कोलुमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर कोलुमनर एपिथेलियम। तो जब भी बोले ये कौन सी एपिथेलियम है तो हमने बोला ये मेरे पास है ग्रंथिल, मेरे पास है ग्रंथिल स्तंभाकार, ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला, मेरे पास है ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला, दैट इज ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर कोलुमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर कोलुमनर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर क्यों बोला? क्योंकि इसमें म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस ग्रंथि है। कोलुमनर क्यों बोला? क्योंकि इसमें इसमें स्तंभाकार कोशिकाएं है। कैसी कोशिकाएं? स्तंभाकार कोशिकाएं है। तो अगर आमाशय और बड़ी आंत्र में देखोगे तो आमाशय और बड़ी आंत्र में जो सरल स्तंभाकार उपकला है वो कुछ इस प्रकार से पाई जाएगी। यस, मतलब कान खोल के ये बात सुन लो कि आमाशय और बड़ी आंत्र में कभी भी माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते, माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते, माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते। आमाशय और बड़ी आंत्र में कभी भी माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते। अगर एनसीईआरटी ने लिख के दे रखा है कहीं कि आमाशय में सूक्ष्मांकुर है तो सही कर लेना, आमाशय और बड़ी आंत्र में माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते, सूक्ष्मांकुर छोटी आंत्र में पाए जाते हैं। जल्दी से नोट करो, इतनी सी बात नोट करो, ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट नोट करो बेटा। यस, फिर यहां से एक सवाल निकाल के देंगे हम आपको। यस, यहां से एक सवाल निकाल के देंगे। अगर एनसीईआरटी आपके पास है उसमें कहीं ऐसा लिखा मिल जाए कि कोई स्टेटमेंट दे दे कि आमाशय में सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं तो एकदम झूठी बात, एकदम झूठी बात, सफेद झूठ है। आमाशय में माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते, सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते, बड़ी आंत्र में भी माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते, सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते, वो छोटी आंत्र में पाए जाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है सूक्ष्मांकुर का एक मुख्य काम है सतही क्षेत्रफल बढ़ाना ताकि पदार्थों का अवशोषण ज्यादा से ज्यादा हो और भोजन का, पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत्र में होता है। यस, इतनी सी बात नोट कर लो,
इतनी सी बात आप नोट कर लो, इतनी सी बात आप नोट कर लो, इतनी सी बात आप नोट कर लो। यस यस, चले डन भैया डन। अब मैं बात करता हूं कि सर इस छोटी आंत्र के बारे में भी कुछ बताओ ना। तो आओ बात कर ले, आजा गुल्लू आ बेटा, देख लेते हैं छोटी आंत्र की क्या कहानी है, छोटी आंत्र की क्या कहानी है। अगला उदाहरण जो मेरे पास है उसको अपन बोलते हैं बेटा छोटी आंत्र, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़े ध्यान से देखना बेटा, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में से उपकला ऊतक को निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो उसकी संरचना कैसी दिखाई देती है। बड़े ध्यान से देखो, मैं अभी बताता हूं कॉन्सेप्ट लेके कि कैसी दिखाई देती है। भैया ये मेरे पास छोटी आंत्र थी, इस छोटी आंत्र से मैंने उपकला ऊतक को निकाला। मुझे पता है कि उपकला ऊतक हमेशा संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। बिल्कुल सर, संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। हमने बोला दोनों के बीच में हमेशा कबाब में हड्डी पाई जाती है, हमेशा कबाब में हड्डी पाई जाती है और उस कबाब में हड्डी को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। उस कबाब में हड्डी को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है कैसी कोशिका, स्तंभाकार कोशिका। ये लो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मुझे दिखाई दे रही है, ये लीजिए स्तंभाकार कोशिकाएं। ये मेरे पास आपको दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है स्तंभाकार कोशिकाएं। ये मेरे पास है स्तंभाकार कोशिकाएं। हमने कहा था कि स्तंभाकार कोशिकाओं के आधारीय भाग में पाया जाता है दीर्घित केंद्रक। ये रहा भैया मेरे पास दीर्घित केंद्रक। अब जैसे आमाशय और बड़ी आंत्र में था, आमाशय और बड़ी आंत्र में आपने क्या देखा था कि इन कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है म्यूकस ग्रंथि। इन कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है म्यूकस ग्रंथि। ये अपने पास आपको जो दिखाई दी थी, ये अपने पास म्यूकस ग्रंथि थी और इस म्यूकस ग्रंथि से क्या निकल रहा था, म्यूकस निकल रहा था। इस म्यूकस ग्रंथि से क्या निकल रहा था, म्यूकस निकल रहा था, सलिस्वा निकल रहा था। बोला हाँ। अब एक नई चीज हमने और क्या देखी, क्या कि ये जो छोटी आंत्र है, इस छोटी आंत्र की इन स्तंभाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर ये छोटे 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 अंगुली समान प्रवर्ध है। ये छोटे 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 अंगुली समान प्रवर्ध है। ये अंगुली समान प्रवर्ध जो थे इनको बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। इनको अपन बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर, ये सूक्ष्मांकुर है, यही मेरे पास माइक्रोविलाई है, यही मेरे पास माइक्रोविलाई है, यही मेरे पास माइक्रोविलाई है। तो अब बड़े ध्यान से देखना, ये मेरे पास सूक्ष्मांकुर है और ये जो अपने को कोशिका दिखाई दे रही है, ये कौन सी कोशिका है, हमने बोला ये मेरे पास है गोबलेट सेल। ये मेरे पास है गोबलेट सेल, दैट इज म्यूकस ग्रंथि। क्या है, म्यूकस ग्रंथि। तो अब देखिए, अगर ये सूक्ष्मांकुर है तो सूक्ष्मांकुर की वजह से इसकी मुक्त सतह है वो ब्रश के समान हो गई कि नहीं होगी, ब्रश बॉर्डर हो गई कि नहीं होगी। जवाब दो, पूछता है भारत। जवाब दो, पूछता है भारत। जवाब दो, पूछता है भारत। यस, सूक्ष्मांकुर की वजह से मुक्त सतह जो है वो बॉर्डर हो गई कि नहीं होगी, ब्रश के समान हो गई कि नहीं हो गई। जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। यस, बोला हाँ सर, बिल्कुल दांत साफ करने की ब्रश के जैसी दिखाई दे रही है, ब्रश के जैसी दिखाई दे रही है। तो अब बड़े ध्यान से देखना, जब भी कोई कहे कि आप हमें बताओ कि छोटी आंत्र में जो अपने पास सरल स्तंभाकार उपकला है उसमें दो चीजें देखने को मिली। एक तो उसमें गोबलेट कोशिकाएं हैं, म्यूकस ग्रंथियां हैं और दूसरी सूक्ष्मांकुर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला। इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला। ब्रश बॉर्डर ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला। ब्रश बॉर्डर ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला बोलते हैं। यस, ब्रश के जैसा बॉर्डर है, ब्रश बॉर्डर, ग्लैंड प्रेजेंट है, गोबलेट सेल, म्यूकस ग्रंथि प्रेजेंट है, इसलिए बोल दिया ग्रंथिल स्तंभाकार कोशिकाएं प्रेजेंट है, इसलिए बोल दिया स्तंभाकार। तो अब याद रखना, जब भी बोले कि माइक्रोविलाई बताओ छोटी आंत्र में पाए जाते हैं कि आमाशय और बड़ी आंत्र में पाए जाते हैं, जल्दी बताओ माइक्रोविलाई जो है वो छोटी आंत्र में पाए जाते हैं कि आमाशय तथा बड़ी आंत्र में पाए जाते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, कहां पर पाए जाते हैं, छोटी आंत्र में, बड़ी आंत्र में माइक्रोविलाई नहीं पाई जाती, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, एक इंपॉर्टेंट बात देखिए बेटा, यहां पर भी ये मेरे पास गोबलेट सेल है, इस गोबलेट सेल को ही तो अपन बोलते हैं म्यूकस ग्रंथि। इसी को तो अपन बोलते हैं म्यूकस ग्रंथि, इस गोबलेट सेल को ही तो बोलते हैं म्यूकस ग्रंथि। बोला बिल्कुल, ये म्यूकस ग्रंथि यहां पर भी है और ये म्यूकस ग्रंथि है, ये आमाशय और बड़ी आंत्र में भी है। बताओ दोनों जगह है कि नहीं है, बोला हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। तो अब बड़े ध्यान से देखना, पूछेगा सर इन स्तंभाकार कोशिकाओं के बीच में ये म्यूकस ग्रंथि है, इन स्तंभाकार कोशिकाओं के बीच में ये म्यूकस ग्रंथि है, ये म्यूकस ग्रंथि कैसे बनी, कैसे बनी, मतलब ये था कि आंतरिक भाग में जो म्यूकस ग्रंथियां है वो कैसे बनती है। अब बड़े ध्यान से देखना, अब मान लो ये म्यूकस ग्रंथि दुल्हन है, समझने की कोशिश करना, ये म्यूकस ग्रंथि है, ये एक दुल्हन है और आपने देखा होगा कि जब दुल्हन आती है तो उस दुल्हन के आजू बाजू में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां होती है जो उसकी ही बहनें होंगी। अरे होगी कि नहीं होगी, तो अगर ये दुल्हन है तो ये अगल बगल देख रहे, अगल बगल देख, तो ये अगल बगल वाली भी तो उसी की बहनें होगी। यहाँ पे देख लो, ये म्यूकस ग्रंथि दुल्हन है तो अगल बगल वाली जो होगी वो उसी की तो बहनें होगी। अरे बोलो होगी कि नहीं होगी, जल्दी बता दो यार, है ना। बिल्कुल, मैंने तुम्हारे मतलब पिन पॉइंट जो था एकदम तुम्हारे मन की बात बोली है कि अगर ये एक दुल्हन है तो ये अगल बगल वाली उसी की तो बहनें होगी। हाँ बोला सर, बिल्कुल उसी की बहनें होगी। तो बड़े ध्यान से याद रखना कि जब भी बोले कि आंतरिक भाग की म्यूकस ग्रंथि किससे बनी, तो कहोगे म्यूकस ग्रंथि जो है उसके अगल बगल में देखना, अगल बगल में देखना, अगल बगल में उसी की बहनें हैं, मतलब वो सारी एक ही थैली की चट्टी बट्टी है, मतलब वो सारी एक ही थैली की चट्टी बट्टी है। तो ये अगर दुल्हन है तो ये अगल बगल वाली इसी की बहनें हैं, तो एक तरह से एक ही थैली की चट्टी बट्टी है। तो याद रखना कि आंतरिक म्यूकस ग्रंथि गोबलेट सेल जो थी, ये नीट में सवाल पूछा जा चुका है कि आंतरिक म्यूकस ग्रंथियां कौन सी कोशिकाओं के रूपांतरण से बनती है। तो देखो इसके अगल बगल में कौन सी कोशिकाएं हैं, अगल बगल में स्तंभाकार कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं, स्तंभाकार कोशिकाएं हैं। तो मैं एक 5 स्टार पॉइंट लिख देता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार पॉइंट कि आंतरिक म्यूकस ग्रंथि स्तंभाकार, आंतरिक म्यूकस ग्रंथि स्तंभाकार सेल्स के रूपांतरण से बनती है,
तो मैं ये कह दूं कि आंतरिक भाग में जो ये म्यूकस ग्रंथि है ये रूपांतरित स्तंभाकार कोशिका है, ये रूपांतरित स्तंभाकार कोशिका है, ये रूपांतरित स्तंभाकार कोशिका है। इतनी सी बात नोट कर ले रे मेरे रसगुल्ले। रसगुल्ला भी नोट करेगा, गुल्लू भी नोट करेगा, झंडू भी नोट करेगा, घोचू भी नोट करेगा, और ये पापा की परियां भी नोट करेगी। जल्दी से नोट कर लो रे पापा की परियों, मम्मी के मगरमच्छों। इतनी सी बात, एक एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं अभी तक की बात में किसी का कोई दुख दर्द हुआ तो मैं कॉमन डाउट देखूंगा। आज के बाद केवल और केवल कॉमन डाउट देखूंगा। सर अवशोषण कैसे होता है? बेटा अवशोषण में होता क्या है कि जो आहार नाल में पचा पचाया खाना था, वो पचा पचाया खाना जो था वो सबसे ज्यादा अवशोषित होता है छोटी आंत में। इन माइक्रोविलाई की सहायता से वो कोशिकाओं में प्रवेश करता है और यहां से होता हुआ वो रक्त में जाता है। तो मैंने कहा कि अवशोषण, पचित भोजन के अवशोषण का मतलब है कि आहार नाल की गुहा से पचित भोजन का आहार नाल की भित्ति को क्रॉस करके किसमें जाना? रक्त में जाना। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण। अगला बच्चा कह रहा है कि एनसीईआरटी के डायग्राम भी बनवाना। बेटा एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखे हैं वो डायग्राम नीट के एग्जाम में प्रिंटेड आएंगे, तो मैं वो डायग्राम आपको प्रिंट करके दिखा सकता हूं। लेकिन अगर एनसीईआरटी का डायग्राम बना था तो ये कॉन्सेप्ट में दिखा नहीं सकता, विजुअलाइज नहीं कर सकता। तो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके लिए वो डायग्राम बनाऊंगा कि इतनी प्यार से तुम इसकी तरफ ना देखो, कि जो ही तुम डायग्राम की तरफ देखोगे ना तो सारा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक डायग्राम खुद बोल उठेगा। यस, प्रगुहा किसे कहते हैं? बेटा ये प्रगुहा जो है ये एक ऐसी कैविटी है, एक ऐसी गुहा है जिसके दोनों तरफ मेसोडर्म की लाइनिंग होती है, उसे प्रगुहा कहते हैं, उसे प्रगुहा कहते हैं। पीसीटी क्या होता है? पीसीटी जो है नेफ्रॉन का एक भाग होता है। सर मॉड्यूल के 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर में डाउट है बेटा, वो क्लियर हो जाएगा। दिल थाम के आराम से बैठिए और डाउट पोर्टल पे वो क्वेश्चन डाल दीजिए, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। सीलोम किसे कहते हैं? सीलोम प्रगुहा हो चुका मीजोडर्म से बेहतरीन 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 इंग्लिश टर्म यूज कीजिए बेटा, ये इंग्लिश लिख रखी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, गोबलेट सेल, कनेक्टिव टिश्यू, बस इतनी ही इंग्लिश इस बैच में यूज करी जा सकती है क्योंकि बैच हिंदी मीडियम का है। सारी की सारी टर्म्स इंग्लिश में यूज करनी पॉसिबल नहीं है, नहीं तो बच्चे जो थे उनके मुंह में झाग आ जाएंगे, झाग आ जाएंगे। यस, बच्चे के मुंह में झाग आ जाएंगे। यस, चले। वंदना कह रही है नेफ्रॉन क्या होता है? बेटा किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वंदना, और अगर ये भी नहीं पता तो आप दोबारा से 5वीं क्लास पढ़िए। आपको दोबारा से 5वीं क्लास पढ़नी पड़ेगी बेटा, उसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। आप टॉपिक पे आ जाइए। यस, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले मैं एनसीईआरटी माता की ये लाइन पढ़ के बताता हूं, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। एनसीईआरटी माता की लाइन देखिएगा बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से। ये कह रहा है स्तंभाकार उपकला में कैसी होती है? लंबी और पतली कोशिका होती है। और उन कोशिका की कितनी परत है? एक परत। बिल्कुल ठीक बात है, लंबी और पतली कोशिका की एक परत है। केंद्रक प्रायः कोशिका के आधारी भाग में होता है। हमने ये बोला था कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका के कौन से भाग में होता है? आधारी भाग में होता है। इनकी मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर आमाशय, बेटा याद रखना, आमाशय में सूक्ष्मांकुर नहीं होते। सूक्ष्मांकुर आमाशय में नहीं होते, आमाशय में सूक्ष्मांकुर नहीं होते। सूक्ष्मांकुर तो छोटी आंत में होते हैं। तो सूक्ष्मांकुर आंत तथा आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं। तो आंत में तो पाए जाते हैं, और आंत में किसमें? छोटी आंत में। आमाशय में कोई सूक्ष्मांकुर नहीं होता, सूक्ष्मांकुर नहीं होता। बड़े ध्यान से, इत्मीनान से करेक्शन कर लेना, सूक्ष्मांकुर आमाशय में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, इसका काम क्या है? इसका काम है स्रावण का तथा अवशोषण। स्रावण तथा अवशोषण में सहायक है, स्रावण तथा अवशोषण में सहायक है। ये हमने बात करी किसके बारे में? स्तंभाकार उपकला के बारे में। तो ये करेक्शन पक्का कर लेना, आमाशय में सूक्ष्मांकुर नहीं पाया जाता, ये बात दिमाग में छाप लेना, करेक्शन कर लेना, करेक्शन कर लेना। यस, अब बताओ एनसीईआरटी की ये एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? अगर ये एक एक कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में छप गया, दिल में उतर गया और मस्त मस्त दोनों में चमक गया तो बाकी तो तुम समझ गए होंगे। कि अपनी रसगुल्ली से कह दो कि सुनो मेरी रसगुल्ली, इसका ही सराहने वाले हैं, तू फूल ना बिछाना राहों में, हम दिल बिछाने वाले हैं, दिल बिछाने वाले हैं। और जल्दी से स्क्रीन पर दिल की जड़ी लगा दो, फिर हम बात करेंगे आपसे अगले प्रकार की उपकला के बारे में जिसका नाम है पक्षमाभीय उपकला, जिसका नाम है पक्षमाभीय उपकला। यस, जिसका नाम है पक्षमाभीय उपकला। तो कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आ जाओ। पक्षमाभीय उपकला पढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, हम चेक करेंगे, थोड़ा कंफ्यूज करने लायक मटेरियल इकट्ठा कर लेता हूं। आ जाओ बेटा, पक्षमाभीय उपकला को इंग्लिश में हम बोल के चलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। इसी को इंग्लिश में बोल के चलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। अब एक सवाल पहले मैं तुम्हारी तरफ फेंकना चाहता हूं, सवाल लोगे क्या? अरे सवाल को झेल लोगे? जल्दी बोलो, सवाल को झेल लोगे कि नहीं झेल लोगे? सवाल को झेल लोगे कि नहीं झेल लोगे? जल्दी बताओ, झेल लोगे तो मैं फेंकू सवाल? सवाल को झेल लोगे तो मैं फेंकू सवाल? हाँ सर फेंक दो, ऐसी भी क्या बात है, कोई तो रोक लो। हाँ कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो। यस, सुनो फेंक रहा हूं तो झेलो। मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी सीलिया पाए जाएंगे, पक्षमाभ पाए जाएंगे, तो वो कौन से प्रकार की कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पाए जाएंगे? जल्दी बोलो, तो वो कौन से प्रकार की कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पाए जाएंगे? जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो कि अगर सीलिया पाए गए तो वो कौन से प्रकार की कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पाए जाएंगे? जल्दी जवाब दो। भैया कैच आउट करोगे कि क्लीन बॉल्ड होगे, ये तो अभी पता चलेगा जब जवाब दोगे। यस, मैंने पिछले ही लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में आपको एक कॉन्सेप्ट डायग्राम बना के बताया था। जल्दी, हाँ बहुत बहुत सही। कुछ बच्चे केवल घनाकार लिख रहे हैं, कुछ स्तंभाकार लिख रहे हैं, केवल कुछ लिख रहे हैं घनाकार या स्तंभाकार। तो याद रखना बेटा, घनाकार या स्तंभाकार दोनों आएगा, या तो घनाकार कोशिकाओं की सरफेस पे हो सकते हैं या फिर स्तंभाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर सीलिया हो सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने पिछले लेक्चर में लिखा था कि ये सीलिएटेड एपिथेलियम है, ये रूपांतरित घनाकार या स्तंभाकार उपकला है। तो मैंने बोला सबसे पहला पॉइंट लिख देता हूं कि ये रूपांतरित, ये रूपांतरित घनाकार
या स्तंभाकार, ये रूपांतरित घनाकार या स्तंभाकार उपकला है। ये रूपांतरित घनाकार या स्तंभाकार उपकला है। बोला सर ठीक है। तो इसका मतलब सीलिएटेड उपकला क्या हुआ? मतलब जब या तो घनाकार कोशिका या फिर स्तंभाकार कोशिका, जब घनाकार कोशिका या स्तंभाकार कोशिका की मुक्त सतह पर क्या पाया जाए? सीलिया, पक्षपात पाया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? सीलिएटेड उपकला। तो हमने बोला जब घनाकार दैट इज क्यूबोइडल, घनाकार या स्तंभाकार, जब घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाओं की, जब घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, तो इसे सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। तो हमने बोला यदि घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर सीलिया पाए जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। अब आप मेरे को एक सवाल बता दो, मैं जवाब बता चुका हूं आपको कि ये सीलिएटेड उपकला जो थी, ये सीलिया जो थी, इन सीलिया का क्या काम है? जल्दी बताओ, सीलिया का क्या काम है? जल्दी मुझे बताओ, सीलिया का क्या काम है? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ। यस, जल्दी मुझे बताओ, सीलिया का क्या काम है? जल्दी मुझे बताओ। यस, जल्दी मुझे बताओ, सीलिया का क्या काम है? मैंने बताया था। यस यस बेटा, बच्चे कर रहे हैं गमन गमन गमन। अरे घोचू, जो मैंने यहां काम में बताया, तेरे शरीर में सीलिया है, अब तू सीलिया से चल के कहां जाता है? मेरे को बता। तेरे शरीर में तू टांगों से चलता है, तू सीलिया से कहां चलता है? शरीर में तेरे में भी सीलिया है। तो जो बताया था बेटा वो पढ़ना, अपना फालतू का ज्ञान नहीं पेलना यहां पे। यस, अब सही लिख रहे हैं। तो सीलिया का काम था म्यूकस तथा कणों का विशिष्ट दिशा में संचरण करना। किसके ऊपर? उपकला ऊतक की सतह पर, उपकला ऊतक की सरफेस पर म्यूकस तथा कणों का विशिष्ट दिशा में संचरण करना। यही काम किसका था? सीलिया का काम था। यही काम किसका था? सीलिया का काम था। बेटा गमन गमन नहीं बोलना। तेरे शरीर में कहां तू सीलिया से गमन करता है? बता मेरे को, कहां चल के भाग के जा रहा है सीलिया से? और सीलिया से चलने के लिए पानी चाहिए। तू अपने घर में खाते रह बैठे बैठे कुर्सी पे। तो गोचू झंडू, जब जवाब दे तो भगवान ने जो 5-10 ग्राम दिमाग दिया उसको सोचा कर, ऐसे हवा में मत बोल दिया कर बिना टांग पूछ की बातें, है ना? नहीं तो हो जाएगा बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, ऐसा था हमारा झंडू बाम। तो झंडू बाम जो बिना दिमाग की करता था बातें। तो अब सुनो, हमने बोला सीलिया का क्या काम दिखाया था कि उपकला ऊतक की सतह पर म्यूकस तथा कणों का विशिष्ट दिशा में संचरण करता है। कौन? सीलिया। कौन करता है? सीलिया। अब ये सीलिया जो होता है ये हमारे शरीर की खोखली संरचना में पाया जाता है। तो मैंने बोला ये उपकला मुख्यतः शरीर की खोखली संरचनाओं के आंतरिक स्तर में पाया जाता है, सवाल था गुरुजी क्या आप खोखली संरचना का उदाहरण बता सकते हैं? हाँ भैया, हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है ब्रोंकियोल्स, हमारी एनसीईआरटी लिखा है ब्रोंकियोल्स जिसे बोलते हैं श्वसनिका। हमारी एनसीईआरटी लिखा है फैलोपियन ट्यूब जिसे आप बोलते हो अंडवाहिनी, या इसे ही दूसरा नाम देते हैं डिंब वाहिनी, या इसे ही दूसरा नाम देते हैं डिंब वाहिनी, जो कि मादा जनन तंत्र का भाग है। जो किसका भाग है? मादा जनन तंत्र का। अब सवाल था सर एक चीज बताओ, क्या ये सीलिएटेड उपकला कितने प्रकार का होता है? तो पहले इतनी सी लाइन को नोट करो, फिर मैं बताता हूं कि सीलिएटेड उपकला कितने प्रकार का होता है और इसकी क्या कहानी है। पहले इतनी सी बात नोट कीजिए, पहले इतनी सी बात नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। यस, यस, नोट कीजिए, नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। यस, नोट किया? अब बड़े ध्यान से देखना। सवाल था गुरुजी ये जो सीलिएटेड उपकला है, ये सीलिएटेड उपकला कितने प्रकार का होता है? बच्चे सीलिएटेड उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है, या तो घनाकार कोशिका हो सकती है या फिर स्तंभाकार। तो कहने का मतलब कोशिका कौन सी थी, कौन सी प्रकार की कोशिका पे सीलिया पाया जाता है, इसके आधार पर सीलिएटेड उपकला कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो हमने यहां पे बात की कि अगर कोई हमसे कहे कि सीलिएटेड एपिथेलियम जो है वो सीलिएटेड एपिथेलियम कितने प्रकार का होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम कितने प्रकार का होता है, तो आपका सीधा सटीक जवाब निकल के आएगा कि सर ये दो प्रकार का होता है। पहले को अपन बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबोइडल, सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। पहले वाले को बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, और दूसरे वाला जो है उस दूसरे वाले को बोल के चलते अपन, वो बोल के चलते हैं सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। पहला मेरे पास है सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम और दूसरा मेरे पास है सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड कोल्यूमनर को बोलते हैं सीलिएटेड घनाकार उपकला, इसको अपन बोलते हैं सीलिएटेड स्तंभाकार उपकला, सीलिएटेड स्तंभाकार उपकला। अब बड़े ध्यान से देखना, पूछेगा सर सीलिएटेड घनाकार उपकला में क्या होता है? बेटा हमने बोला घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर सीलिया पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? हमने बोला घनाकार सेल्स की मुक्त सतह पर
सीलिया पाए जाते हैं। यहां पर घनाकार कोशिका की मुक्त सतह पर सीलिया पाए जाते हैं, जबकि यहां पर हमने बोला स्तंभाकार सेल्स की मुक्त सतह पर सीलिया पाए जाते हैं। यहां पर हमने बोला कि स्तंभाकार कोशिका है, उसकी मुक्त सतह पर सीलिया पाए जाते हैं। अब पूछेगा गुरुजी ये देखने में कैसी दिखाई देती है? बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। तो हमने मान लिया कि अपने पास ये जो अपने पास है ये संयोजी ऊतक है। हमने मान लिया ये अपने पास कनेक्टिव टिश्यू है। हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर पाया जाता है एपिथेलियम टिश्यू और दोनों के बीच में पाई जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये सफेद वाली हमने मान लिया ये मेरे पास है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मेरे पास है ये मेरे पास है घनाकार कोशिका है। हमने बोला यहां पर ये मेरे पास है घनाकार सेल, ये मेरे पास है घनाकार सेल्स, घनाकार कोशिकाएं। अब हमने बोला इन घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर सीलिया पाए जाते हैं। हमने देखा ये मेरे पास जो दिखाई दिए ये मेरे पास सीलिया है। ये मेरे पास जो है ये सीलिया है। तो जब घनाकार कोशिका की मुक्त सतह पे सीलिया है तो सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब पूछेगा सर स्तंभाकार की क्या कहानी है? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। हमने मान लिया कि ये अपने पास स्तंभाकार उपकला के बारे में बात कर रहे हैं। हमने मान लिया ये मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू है और ये कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू जो था इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही पाया जाता है एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन दोनों के बीच में क्या थी? कबाब में हड्डी, और वो कबाब में हड्डी कौन? बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमने मान लिया ये मेरे पास है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बोला सर ठीक है, ये मेरे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये रही मेरे पास स्तंभाकार कोशिकाएं, इसके ऊपर ये रही मेरे पास स्तंभाकार कोशिकाएं। ये लो, ये मेरे पास रही मेरे बच्चे स्तंभाकार कोशिकाएं। इनका ये दीर्घित केंद्रक आधारी भाग में है, तो हमने बोला ये रही लंबी कोशिका, दैट इज स्तंभाकार कोशिका। ये लंबी कोशिका है, दैट इज स्तंभाकार कोशिका है, और इस स्तंभाकार कोशिका की मुक्त सतह पर ये रहे भैया यहां पे सीलिया। ये मेरे पास जो है ये मेरे पास है सीलिया। हमने देखा यहां पर स्तंभाकार कोशिका की मुक्त सतह पर सीलिया पाए जाते हैं, इसीलिए हमने इसको बोल दिया सीलिएटेड कोल्यूमर एपिथेलियम। बस दोनों की संरचना में डिफरेंस है, वो केवल कोशिका की संरचना का है। यहां पर क्यूबोइडल सेल है, घनाकार कोशिका, और यहां पर स्तंभाकार कोशिका। अब सवाल था गुरुजी आप क्या इनके उदाहरण बता सकते हैं? हाँ भाई, बड़े ध्यान से देखना। जब भी बोले सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम कहां पर पाई जाती है तो इसका उदाहरण है स्मॉल ब्रोंकियोल, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं छोटी श्वसनिका, हिंदी में बोलते हैं छोटी श्वसनिका। अब बेटा याद रखना काम की बात, बहुत जबरदस्त जिंदाबाद बवंडर बात, कि हमारी एनसीईआरटी माता ने इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रखी। हमारी एनसीईआरटी माता ने जो भी बात करी वो केवल इसके बारे में बात करी, इसके बारे में एनसीईआरटी बात नहीं कर रखी। तो कहीं पे भी आपको घनाकार के बारे में कोई बात याद रखने की जरूरत नहीं है, याद इसको रखिए। एनसीईआरटी ने इसके बारे में बात करी है, एनसीईआरटी ने इसी के उदाहरण में लिखा है ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स, यहां पे भी ब्रोंकियोल्स था लेकिन ये छोटा था, यहां पर ब्रोंकियोल्स है वो है बड़ा। ध्यान रखना मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बड़ा, बड़ी श्वसनिका। यहां पर ही मेरे पास है फैलोपियन ट्यूब, यहां पर ही मेरे पास है फैलोपियन ट्यूब, जिसे अपन बोलते हैं अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी। इन दोनों में ही कैसी याद रखना, इन दोनों में ही सीलिएटेड कोल्यूमर उपकला पाई जाती है, सीलिएटेड कोल्यूमर उपकला पाई जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। तो एक बार इतनी सी बात को नोट कीजिए, फिर हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और एनसीईआरटी माता ने क्या कहा वो भी पढ़ लेते हैं, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। डायग्राम हर एक कॉन्सेप्ट को खुद समझा देगा। यस, डायग्राम हर एक कॉन्सेप्ट को खुद समझा देगा। यस, शाबाश मेरे बच्चे। यस, नोट किया? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब नोट कर लिया तो भाई साहब जल्दी से एक बार एनसीईआरटी माता की लाइन पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी माता क्या कहती है। बड़े ध्यान से देखना, एनसीईआरटी माता क्या कह रही है कि यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षवाद होते हैं, सीलिया होते हैं, तो उसे सीलिएटेड उपकला बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? सीलिएटेड उपकला। पहली बात। अब याद था सीलिया क्या काम करते हैं, तो वही बात लिखी, सीलिया क्या काम करते हैं? बोला ये कणों अथवा सलेस्मा को उपकला ऊतक की सतह पर एक निश्चित दिशा में, एक विशिष्ट दिशा में ले जाते हैं, संचलित करने का काम करते हैं। यही तो काम मैंने बताया था कि सीलिया का क्या काम है? म्यूकस तथा कणों को उपकला ऊतक की सतह पर विशिष्ट दिशा में संचलित करना, ले जाना, ये काम है। अब ये कहां पर पाए जाते हैं? हमने बोला एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल लिखे, एक लिखा ब्रोंकियोल्स और दूसरा लिखा डिंबवाहिनी, और इस डिंबवाहिनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे ही बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसे ही बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब मेरे को बात बता दो भाई, अगर एनसीईआरटी माता की ये बातें जो थी, ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई और कहते हो सर इतना सा कॉन्सेप्ट दिमाग में छप गया, दिल में उतर गया, मस्त मस्त 2 नैनों में चमक गया, तो जल्दी से कह दो तुम्हें तुम्हारे वाली की, ऊपर वाली की कसम, उसके माँ की कसम, उसके बाप की कसम, जल्दी से मेरे को बता दो, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा।
जल्दी से मुझे बता दो, अगर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, दिमाग में छप गया, दिल में उतर गया, मस्त मस्त दोनों में चमक गया, तो तुम्हें तुम्हारी ऊपर वाली की कसम, उसके माँ की कसम, उसके बाप की कसम, सही सही बता दो जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर उसकी कसम दी तो फिर दिक्कत है भाई साहब, उसकी कसम दी तो फिर हमारा यस ही निकलेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, और आपने तो ये कह दी तुम्हें उसकी कसम, ऊपर वाली की कसम, ऊपर वाले की कसम, उसकी माँ की कसम, उसके बाप की कसम, सबकी कसम दे दी, तो भाई साहब अब तो यस है, अब तो सर यस है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बाउंडर मचा दो। हाँ, नहीं तो फिर बाद में ये कहते घूमोगे कि हम उनके प्यार में कुछ इस कदर खो गए। सर हम उनके प्यार में कुछ इस कदर खो गए कि सारी उम्र उनकी जुल्फों की छांव में गुजारने की कसम खा बैठे। हम उनके प्यार में कुछ इस कदर खो गए कि सारी उम्र उनकी जुल्फों की छांव में गुजारने की कसम खा बैठे, और वो साली इतनी बेवफा निकली कि उसने गंजी करा डाली, उसने गंजी करा डाली, उसने गंजी करा डाली। तो भाई ऐसा नहीं हो जाए तुम्हारे साथ चोट, फिर तो हो जाएगी मोए 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 मोए। हाँ, लड़के को मैं बोल देता हूँ गुल्लू, है ना, और लड़कियों को मैं कह दूंगा रसगुल्ला, तो जो वो रस रस है उस रस को बोलते चाशनी, और जो बाहर निकला है उसे बोलते गुल्ला, दैट इज उस गुल्ले को बोलते तो गुल्लू, तो लड़के हो गए गुल्लू और फिर वो हो गया चाशनी। तो याद रखना रसगुल्लो हो गई मोए 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 मोए। मजा आ गया सर, मजा आ गया। हाँ भाई, हाँ, पढ़ाने के अलावा तुम्हें सब चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है, पढ़ाने वाले में दिक्कत है ना, कोई आदमी तुम्हें पढ़ाए ना सीधा से पढ़ने के लिए डांट दे तो ऐसा मन करता है कि भाई साहब इसको टाइम बम से उड़ा दूं, बाकी मस्ती की बात कितनी कर जाओ, तुम्हारा दिल एकदम गार्डन गार्डन रहता है हमेशा, है ना, मुझे पता है। अब दोबारा से टॉपिक पे आ जाओ, हंसी मजाक बहुत होगी, मुझे बहुत सारे हो गए, अब दोबारा से टॉपिक पे आ जाओ, फोन में घुस के और रिलैक्स हवाई चप्पल से कुटूंगा, है ना, चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, है ना, बहुत कुटूंगा रिलैक्स हवाई चप्पल से। हाँ, मम्मी ने बचपन में उसी से कुटा, अब फिर कुटूंगा मैं, तो आ जाओ सारे लोग आ जाओ, अपन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आप बताना वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है। यस, और ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बेटा, ये वाले क्वेश्चन रसगुल्लों की अदालत वाले क्वेश्चन तो आपको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो बीच में लिख रहा हूं बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के क्वेश्चन है, इन्हें पक्का पक्का नोट्स में लिखना है। यस, तो अब आ जाओ बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से। हमने बोला आमाशय में घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। बताना भैया ये ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी से बताना। आपका पोल का समय शुरू हुआ, वोट करना, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि भारत की रसूलुल्लाह आदमी इस सवाल में तबाही मचा देगी। यस, सही जवाब देने के लिए ऊपर की तरफ ठेंगा, अगर ये बात सही लगे तो, अगर ये बात गलत लगे तो नीचे की तरफ ठेंगा दिखाना है। यस, ये पोल में बताओ बेटा, पोल में बताओ, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तबाही मचा दोगे, 100% लोग अब इसका जवाब दे देंगे। यस, क्योंकि मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के ये कॉन्सेप्ट समझाया है, बार बार चिल्ला चिल्ला के कॉन्सेप्ट समझाया है। यस, चलो भाई देखो, ये कह रहा है आमाशय में घनाकार कोशिकाएं। भैया सबसे पहले हमें पता है कि आमाशय रहे, छोटी आंत रहे, बड़ी आंत रहे, इनमें सब में स्तंभाकार उपकला पाई जाती है, घनाकार उपकला नहीं पाई जाती, तो पहली तो गलती यही होगी। और दूसरा उसने कहा सूक्ष्मांकुर, दूसरी बड़ी बात आमाशय में सूक्ष्मांकुर भी नहीं पाए जाते, तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हुआ बेटा, गलत बात हुई, ये बात हुई गलत। अब ये देखना है कि आप में से कितने % लोगों ने इसे गलत बोला है। खेल तो यही है, कंप्यूटर जी दिखाइए। ओ बहुत बेहतर, बहुत सही बात, 70% जनता ने एकदम सही जवाब दिया कि यस सर, घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते। बात एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। अरे शाबाश बच्चों, बेहतरीन 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 बेहतरीन। अब जिन लोगों ने गलत किया है इसका मतलब ये निकला कि लेक्चर में वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बेटा ये बात याद रखनी है कि अगर आप पढ़ाई में अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तो फिर भाई साहब चीजें समझ में नहीं आएगी, धीरे 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 बैकलॉग बनने लगेगा, और बैकलॉग बनने लगेगा, और वो बैकलॉग आपसे कवर हो नहीं पाएगा क्योंकि पढ़ाई में आपकी रुचि है नहीं। तो फिर आप डॉक्टर बनने की बजाय बड़े प्रचंड ज्ञान देने वाले फिलोसोफर बन जाओगे, ऐसे करना चाहिए कि वैसे करना चाहिए, कि ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए, ऐसे वैसे वो फिलोसोफर बन जाओगे। और जब ये फिलोसफी आप पापा जी के सामने झाड़ोगे कि इतना लंबा चौड़ा ज्ञान, तो वो जूती निकालेगा, और जूती निकाल के और इतने जूते मारेगा कि सर के सारे बाल उड़ जाएंगे और अगली 7 जनरेशन तक गंजे बच्चे पैदा होंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर ये चाहते हैं कि अगली 7 जनरेशन तक बाल हो, नॉर्मल बच्चे पैदा हो, तो भाई उसके लिए पापा की धुलाई से दूर रहना है, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं बोलना, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करनी है। ठीक है जी, इतनी सी बात क्लियर है। अब इतनी बात क्लियर है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। तो एक अगला क्वेश्चन मैं आपकी तरफ फेंकता हूं, क्वेश्चन को संभालना, बिल्कुल बाउंडर क्वेश्चन मैं फेंक रहा हूं, बहुत इत्मीनान से देखना। हमने बोला फैलोपियन ट्यूब की भित्ति के आंतरिक स्तर में सीलिएटेड उपकला पाया जाता है। सीलिएटेड उपकला पाया जाता है, बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? आपका समय जो शुरू हुआ वोट करने का वो शुरू हुआ अब। बहुत प्यारा, बहुत सरल, बहुत आसान सा सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। यस, जवाब दीजिए प्लीज, जवाब दीजिए भाई, बहुत अच्छा, शाबाश। चलो भाई देखना, ये कह रहा है फैलोपियन ट्यूब की भित्ति के आंतरिक स्तर में सीलिएटेड उपकला पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है,
सीलिया युक्त उपकला पाई जाती है। अब मुझे बताओ सीलिया युक्त उपकला में भी कौन सी? सीलिएटेड स्तंभाकार उपकला। एकदम सही बात, सीलिया युक्त उपकला पाई जाती है, सीलिया पाई जाते हैं। एकदम सही बात, एकदम सही बात, एकदम सही बात। ओ भाई साहब, इस बात तबाही मचा दी। लव यू लाडलो, लव यू, अरे मेरे लाडले, लव यू। क्या बात है, अब तूने सही काम कर दिया भैया। 80% जनता ने सही जवाब दिया। इस बार परफॉर्मेंस सुधरी, पूरी शिद्दत के साथ है ना। पापा की जुत्ती का डर तो लगा तुम्हें। मैंने कहा था ना अगली 7-8 जनरेशन तक गंजे बच्चे पैदा होंगे। मतलब तुम भी चाह रहे हो कि आगे की नस्ल है वो अजीब प्रजाति पैदा ना हो। सीरियस तो खौफ तो है तुम्हें पापा की जुत्ती का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया रे मेरे गोचू, बहुत बढ़िया डॉक्टर गोचू, शाबाश शाबाश डॉक्टर गोचू, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों की तरफ फेंकना चाह रहा हूं, संभालोगे क्या भाई? जल्दी बताओ, एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों की तरफ फेंक रहा हूं, संभालोगे कि नहीं? जल्दी बोलो पहले, संभालोगे कि नहीं? बेइज्जती तो नहीं कराओगे? जल्दी बता दो, कोई तो रोक लो, ऐसी भी क्या बात है, जल्दी बताओ मेरे को, संभालोगे? हाँ सर संभालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फेंको आप। बेटा मेरे को बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था सरल शल्काकार उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला, सरल घनाकार उपकला, इनमें से कौन सी ऐसी उपकला थी जिसका काम था श्रावण करना? श्रावण करना काम कौन कौन सी उपकला का था? कौन कौन सी उपकला का काम श्रावण करना था? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, यस जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, कौन कौन सी उपकला का काम श्रावण करना था? यस, बहुत अच्छा सर, घनाकार और स्तंभाकार दोनों का काम श्रावण करना था। और मैंने बोला था श्रावण कौन करती है? ग्रंथियां। तो इसका मतलब ये था कि अगर ग्रंथि बनेगी तो वो या तो घनाकार कोशिका से बनेगी या फिर स्तंभाकार कोशिका से। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, मैंने बोला ग्रंथि बनेगी तो या तो घनाकार से बनेगी या स्तंभाकार से बनेगी। तो हमने बोला कि ये रूपांतरित रूपांतरित घनाकार या स्तंभाकार उपकला है, उपकला है। अब पूछेगा कि भैया ग्रंथिल उपकला जो है ये रूपांतरित घनाकार या स्तंभाकार उपकला है। इसका मतलब जब घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाएं वो रूपांतरित होकर पदार्थ होकर श्रावण करने लगती है तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं ग्रंथिल उपकला। तो हमने बोला, क्या बोला कि जब जब घनाकार या स्तंभाकार, घनाकार या स्तंभाकार सेल्स रूपांतरित होकर होकर पदार्थों का श्रावण करती है तो इसे ग्रंथिल उपकला कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ग्रंथिल उपकला कहते हैं। मतलब सीधा सा काम हुआ कि ग्रंथि का काम है पदार्थों का श्रावण करना, या ग्रंथिल उपकला का सीधा मतलब है ग्रंथि, ग्लैंड। तो अगर आपसे एक सवाल और भी कोई पूछेगा कि अगर हमें एक ग्लैंड जो है, एक ग्रंथि जो है, उस एक ग्रंथि को अगर हमें परिभाषित करना है तो हम एक ग्रंथि को कैसे परिभाषित करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि एक ग्रंथि जो है, एक ग्लैंड जो है, अगर उसे परिभाषित करना है तो एक ग्रंथि को, ग्लैंड को कैसे परिभाषित करें? अब हमें ये बात तो बखूबी पता है मेरे बच्चे कि ग्रंथि का काम है रासायनिक पदार्थों का श्रावण करना। अब हम जब हमारे पूरे शरीर को देखते हैं तो हमने क्या देखा कि शरीर में कुछ ग्रंथियां तो ऐसी थी जो केवल एक ही कोशिका से बनी होती है और कुछ ऐसी होती है जो बहुत सारी कोशिका से बनी होती है। तो कहने का मतलब एक ग्रंथि एक अकेली कोशिका भी हो सकती है या कोशिकाओं का समूह भी हो सकता है। शर्त ये थी कि अगर वो ग्रंथि है तो उसे रासायनिक पदार्थों का श्रावण करना पड़ेगा। अगर रासायनिक पदार्थों का श्रावण नहीं करेगी तो वो ग्रंथि नहीं हो सकती। तो अब सवाल था कि इस ग्रंथि को परिभाषित कैसे करें? तो हमने बोला ग्रंथि क्या है? तो ग्रंथि एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह है जो कि कुछ रासायनिक पदार्थों का श्रावण करती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रंथि। तो हमने बोला ग्रंथि एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह है, या कोशिकाओं का समूह है जो कुछ रासायनिक पदार्थों का श्रावण करती है, जो कुछ रासायनिक पदार्थों का श्रावण करती है। जैसे बेटा दूध ग्रंथि है वो दूध का श्रावण करती है, पसीने वाली श्वेत ग्रंथि है वो पसीने का श्रावण करती है, लाल ग्रंथि है वो लाल का श्रावण करती है, शरीर में सीबेसियस ग्रंथि है वो तेलीय पदार्थ सीबम का श्रावण करती है, इसी तरह म्यूकस ग्रंथि है वो म्यूकस का श्रावण करती है। तो शरीर में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती है। तो इतनी बात ठीक है। अब सवाल था कि पक्की बात है कि ग्रंथि है तो कोई रासायनिक पदार्थ श्रावित करेगी, और ये ग्रंथि किससे बनेगी? या तो घनाकार कोशिका से बनेगी या फिर स्तंभाकार कोशिका से। और घनाकार हो चाहे स्तंभाकार कोशिकाएं हो, ये किसका भाग है? उपकला ऊतक का। तो एक लाइन कान खोल के सुन लो कि सभी ग्रंथियां किससे बनती है? उपकला ऊतक से। मैं ये लाइन और लिख देता हूं कि सभी ग्रंथियां किससे बनती है? उपकला ऊतक से। तो मैं लिखा सभी ग्रंथियां उपकला ऊतक से बनती है, ऊतक से बनती है। सभी ग्रंथियां किससे बनती है? उपकला ऊतक से बनती है। और उपकला ऊतक में भी अधिकतर ग्रंथियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? घनाकार। उपकला ऊतक में भी अधिकतर में मुख्यतः किससे? सरल घनाकार उपकला से। मुख्यतः किससे? अधिकतर, मैं लिख देता हूं अधिकतर सरल घनाकार उपकला। अधिकतर जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? सरल घनाकार उपकला से बनी होती है। अधिकतर किससे बनी होती है? सरल घनाकार उपकला से बनी होती है। बेटा ग्रंथि के बारे में पहले इतनी सी बात नोट कीजिए, फिर हम इससे संबंधित दिल दहला देने वाले सवाल बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले इतनी सी बात नोट करें, इतनी सी बात नोट करें, इतनी सी बात नोट करें, पहले इतनी सी बात नोट करें, पहले इतनी सी बात नोट करें। यस, नोट किया। अब मैं बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करूंगा, समझना बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से। अब सवाल ये पूछा जाता है कि सर आप हमें बताओ ये ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? तो अगर कोई हमसे कहे कि आप हमें बताओ ग्रंथियों के प्रकार,
अब हमसे लोग कहेंगे कि आप हमें बताओ सर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। मैं कहूंगा कि यार ग्रंथियों को हमें कई सारे प्रकार में बांट सकते हैं, लेकिन किस पैरामीटर के हिसाब से बात करें। बोला सर ग्रंथियों के प्रकार बताओ, वो बताओ कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। आप हमें बताओगे किसके आधार पर? कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर पूछेगा बताओ ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, किसके आधार पर? कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। बेटा बड़े ध्यान से देखना, जब भी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर पूछे तो ग्रंथियां दो प्रकार की है। तो ग्रंथियां कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक है मेरे पास एक कोशिकीय ग्रंथि, एक मेरे पास है एक कोशिकीय ग्रंथि। बेटा इस एक कोशिकीय ग्रंथि को अपन बोलते हैं यूनिसेल्युलर ग्लैंड। यूनिसेल्युलर ग्लैंड। एक होती है एक कोशिकीय ग्रंथि यूनिसेल्युलर ग्लैंड, एंड दूसरी होती है बहुकोशिकीय ग्रंथि। बहुकोशिकीय ग्रंथि दैट इज मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। पूछेगा सर ठीक है गुरुजी आप बताओ एक कोशिकीय ग्रंथि कौन सी ग्रंथि को बोलेंगे, बहुकोशिकीय ग्रंथि जो थी वो कौन सी ग्रंथि को बोलेंगे। आप इस कंफ्यूजन को पहले दूर कीजिए। बेटा इस कंफ्यूजन को मैं दूर करूं इसके लिए मुझे आपको दोबारा से लेकर चलना पड़ेगा ग्रंथि की परिभाषा पे। मैंने बोला एक ग्रंथि ऐसी है जो एक कोशिका से भी मिलकर बन सकती है या कोशिकाओं का समूह है उससे भी मिलकर बनी हो सकती है। तो कहने का मतलब एक कोशिकीय ग्रंथि वो थी जो केवल कितनी कोशिका से बने? एक कोशिका से। कितनी कोशिका से बने? एक कोशिका से। तो एक कोशिकीय ग्रंथि में पूछे तो मैंने बोला क्या ये केवल एक कोशिका से, ये केवल एक कोशिका से बनी होती है। ये केवल एक कोशिका से बनी होती है। ये केवल एक कोशिका से बनी होती है। तो एक कोशिकीय ग्रंथि कौन सी है? जो केवल और केवल एक कोशिका से बनी है। यहां है बहुकोशिकीय, और बहु का मतलब बहुत सारी, मल्टी का मतलब बहुत सारी। तो ऐसी कोशिकाएं जो बहुत सारी कोशिकाओं से, मतलब कोशिकाओं के समूह से बनी हो। तो मैंने बोला ये बहुत सारी कोशिकाओं से, ये बहुत सारी कोशिकाओं से बनी होती है। ये बहुत सारी कोशिकाओं से बनी होती है। सवाल था गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा सर एक बात बताओ क्या आप किसी एक कोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण बता सकते हो? हमने कहा यस। बेटा अपने पास कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे फेमस उदाहरण के बारे में बात करके चलूं तो एक कोशिकीय ग्रंथि का सबसे फेमस उदाहरण मेरे पास है गोबलेट सेल, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस ग्रंथि। ये गोबलेट सेल क्या थी? यही मेरे पास है कलस, या मैं कहूं म्यूकस ग्रंथि। ये मेरे पास है कलस या म्यूकस ग्रंथि। इसके अलावा एक और कोशिका है जिसका बड़ा फेमस नाम है पेनेट सेल्स। पेनेट सेल। बेटा ये अपने पास बड़े फेमस से उदाहरण मैंने लिया है, एक गोबलेट सेल, एक पेनेट सेल। ये बड़े फेमस उदाहरण मैंने लिया है जो कि ऐसी ग्रंथियां जो केवल एक कोशिका से बनी होती है। पूछेगा सर बहुकोशिकीय ग्रंथि। बेटा हमारे शरीर की अधिकतर ग्रंथियां, हमारे शरीर की अधिकतर ग्रंथियां जो है वो बहुकोशिकीय ग्रंथियां है। हमारे शरीर की अधिकतर जो ग्रंथियां है वो अधिकतर ग्रंथियां कैसी है? हमारे शरीर की अधिकतर ग्रंथियां जो है वो बहुकोशिकीय ग्रंथियां है। अधिकतर ग्रंथियां जो है वो कैसी है? बहुकोशिकीय ग्रंथियां है। वो अपने पास है बहुकोशिकीय ग्रंथियां है। अब एक सवाल बच्चा पूछ लेता है सर ये बात तो ठीक है, मतलब हम लाल ग्रंथि के बारे में बात करके चले, हम श्वेत ग्रंथि के बारे में बात करके चले, हम अश्रु ग्रंथि के बारे में बात करके चले, ये सारी की सारी किसमें आती है? बहुकोशिकीय ग्रंथि में। तो अगर इसका एग्जांपल पूछे तो मैंने लिखा सीधा शरीर की अधिकांश ग्रंथि। शरीर की अधिकांश ग्रंथियां, हमारे शरीर की अधिकांश ग्रंथियां जो है वो कैसी है मेरे बच्चे? बहुकोशिकीय ग्रंथि है। हमारे शरीर की जो अधिकांश ग्रंथियां है वो कैसी है? हमने बोला वो अपने पास है बहुकोशिकीय ग्रंथि। अब एक बच्चे का स्क्रीन पे मुझे एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, दिव्यांशी नाम की बच्चे ने भी पूछा और ने भी शैलेहा ने भी पूछा। सर ये म्यूकस ग्रंथि का तो पता चल गया कि म्यूकस ग्रंथि तो वो थी जो म्यूकस का स्रावन करती है, लेकिन गुरुजी एक बात हमें ये बता दो हमारे गुरुदेव कि ये पेनेट कोशिका है ना, ये नाम जो है ये सुनना सुनना सा लग रहा है, जैसे जग सुनना सुनना लगे, जग सुनना सुनना लगे। ये क्या है? ये क्या काम करती है? बेटा तुम सवाल नहीं पूछते तब भी मैं बता देता, क्योंकि मुझे बताना ही था। पूछेगा क्या करती है? याद करो हमारे पाचन तंत्र में आंत्र वाले भाग में पाई जाती है आंतरिक ग्रंथियां, और वो आंतरिक ग्रंथियां जो है वो आंतरिक रस का स्रावन करती है। उस आंतरिक रस में जो एंजाइम है उन एंजाइमों का स्रावन कौन करती है? ये पेनेट कोशिका करती है, ये पेनेट सेल करती है। तो मैं लिख दूं अगर कोई कहे कि पेनेट कोशिका कहां पर पाई जाती है? आंत्र में पाई जाती है। क्या काम करती है? आंतरिक रस के एंजाइमों का स्रावन करती है। तो मैंने बोला ये आंतरिक रस के, ये आंतरिक रस के एंजाइमों का, आंतरिक रस के एंजाइमों का स्रावन करती है। एंजाइमों का स्रावन करती है, ये आंतरिक रस के एंजाइमों का स्रावन करती है। तो जब भी कोई कहे पेनेट कोशिकाएं क्या करती है, ये आंतरिक रस के एंजाइमों का स्रावन करती है, आंतरिक रस के एंजाइमों का स्रावन करती है। यस इतनी सी बात नोट कर लो। बच्चा पूछ रहा है सर आरजे 23 वाले कौन है? भाई आरजे 23 वाले सीकर वाले लोगों में, सीकर में आया हूं, बहुत बार मेरे सेमिनार हुए हैं, है ना, तो वहां पे मैं आया हूं विद्यापीठ वगैरह के सेमिनार में, वो लोग मुझे जानते होंगे। एक भाई मैसेज कर रहा है कि फतेहपुर से कौन है? भाई फतेहपुर का कल का टेंपरेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड था, हाँ, और अगले 1-2 महीने में मैं फतेहपुर आ रहा हूं जल्दी। यस और बताओ किसी का दुख दर्द पीड़ा? इतनी सी बात नोट कर लो, एक बार इतनी सी बात नोट कर लो मेरे दोस्तों, एक बार इतनी सी बात नोट कर लो, फिर मैं आपको सीधा यहां से ले चलता हूं रसगुल्ले की अदालत में। याद रखना ये ग्रंथिल उपकला अभी पूरी नहीं हुई है। जी हाँ, इसके सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताने वाला ही हूं, जल्दी बताने वाला हूं। यस हाँ भैया, जोधपुर भी आना होगा, आरजे 12 खा के। नहीं पता भाई, ये आरजे मत करो यार, ये नहीं पता चलेगा मेरे को, जिसका पता था उन्हीं का मैंने बताया है ना, ये सारे आरजे वाला मेरे को नहीं आइडिया है। यस
हाँ चुरू भी आएंगे, जल्दी आएंगे। यस, अभी तुम ये बताओ, मैं जब तक कुछ लोगों के दुख दर्द को ढंग के है तो देख लेता हूँ। सर, सल्काकार और घनाकार में कैसा केंद्रक पाया जाता है, किस भाग में होता है? बेटा दोनों में गोलाकार केंद्रक पाया जाता है और कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। मैंने इसके बारे में बात इसलिए नहीं करी कि मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं, ये मेरे लिए फालतू चीज थी। एनसीईआरटी ने डिटेल में जिसकी कर रखी वो मैंने करी। ठीक है जी। सर एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म तो आपने पढ़ाया ही नहीं बेटा। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म जो है ये तीनों के तीनों जनन स्तर है। ये तीनों क्या है? जनन स्तर है। और ये जनन स्तर भ्रूणीय अवस्था में बनते हैं। मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा, वो बात आपसे करूंगा जब मैं जंतु जगत पढ़ाऊंगा, तब इसके बारे में बात करूंगा और इनकी उत्पत्ति के पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा जब मैं मानव जनन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। अभी मेरे काम में ये नहीं आएगा कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म कहां से पैदा हुआ। बस मुझे नाम याद रखना है, एक्टोडर्म क्या है, मीजोडर्म क्या है, एंडोडर्म क्या है, और मुझे पता है, मेरे बच्चे को इतनी सी बात पता है ना। मैं फालतू में राबड़ी नहीं बोलना चाहता था, गोचमोच खिचड़ी नहीं बनाना चाहता था कंटेंट की। जहां वो टर्म यूज होगी मैं वहां बताऊंगा, और टिश्यू में कहीं पे भी एनसीईआरटी ने ये टर्म यूज नहीं कर रखी दूर दूर तक, आप देख लेना। हाँ सर, दीर्घित केंद्र क्या होता है? दीर्घित का मतलब अंडे के जैसा केंद्रक हो गया, वो अंडाकार हो गया, वही दीर्घित केंद्रक है मेरे भाई। एनसीईआरटी में केवल साइड रेगुलर या इरेगुलर होता है के बारे में लिखा है, फ्री सरफेस नहीं। अरे भाई फ्री सरफेस, वो साइड ऊंची नीची होगी, ये समतल होगी, तो वो समतल तो सरफेस पे होगी। तूने रोड जो बना रखा है वो धरती की सतह पे बना रखा है, धरती के अंदर थोड़ी बना रखा है कि तू कह रहा है कि मैंने तो भाई साहब धरती के अंदर कैसा रोड, अंदर कहां सतह पे, सतह बना के बना रखा है ना। तो वो जहां पे भी मिलेगी वो मुक्त सतह पे होगी बेटा, यही तो कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर फिर से समझा दीजिए। समझा दिया। दीर्घित का मतलब अंडाकार जो उभरा हुआ सा है, यस, इलोंगेटेड जिसको बोलते हैं, मान लो ये। अब हम चलते हैं यहां से सीधा चलते हैं रसगुल्लों की अदालत में। तो जल्दी बताओ, आर यू रेडी? जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो, आर यू रेडी? रसगुल्लों की अदालत में दिल दहलाने वाले सवाल की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। आर यू रेडी? जल्दी बोलो, आर यू रेडी? यस। हाँ जी, मॉड्यूल लेना बेटा, मॉड्यूल के तो होमवर्क मैं अभी नोट कराने वाला हूं। यस, आप लोगों को मॉड्यूल के होमवर्क मैं अभी नोट कराने वाला हूं। जी हाँ, जी हाँ, यस। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। और आपको यह भी बात मैं बता देता हूं कि जो नीट 2025 के जो क्वेश्चन थे वो लगभग सारे के सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के मॉड्यूल के क्वेश्चन से मैच खाते थे। हाँ जी, कई सारे सवाल तो ऐसे थे जो बिल्कुल वैसे के वैसे एकदम एज इट इज, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं था। कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें थोड़ा बहुत दाई बाई था। बहुत सारे सवाल तो ऐसे थे जो मैं कॉपी में रसगुल्लों की अदालत में करवाता हूं, बिल्कुल वही सवाल उठ के वैसे के वैसे आ गए। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिन लोगों ने पिछले साल यकीन 2.0 लिया था, मेरा हिंदी वाला, उनको पता होगा ये सारी चीजें वहां पे कॉपी में थी। यस, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद होमवर्क देंगे। पहले हम मूव करके चलते हैं, लेके चलते हैं आपको रसगुल्लों की अदालत में। रसगुल्लों की अदालत में तो हो जाओ यार, एक बहुत ही बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। हो जाओ रेडी, और हम ये चेक करने वाले हैं कि आपने कितना सीखा, क्या सीखा, कितनी ईमानदारी के साथ आपकी क्लास ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने माता पिता के साथ चीटिंग कर रहे हो, मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, ईमानदारी से पढ़ नहीं रहे हो। इस बात का ध्यान रखना, पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। और ये रहा पूरे 5 करोड़ का सवाल आपकी स्क्रीन पर, पूरे 5 करोड़ का सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत प्यारा सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यस, जल्दी से बेटा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सवाल, एकदम निचोड़ निकालेगा पूरा का पूरा। आपने कितनी ईमानदारी से पढ़ा होगा। यस, आंसर करते रहिएगा, पोल चालू है। यस, आ जाओ भाई, चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है स्तंभाकार उपकला के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो जब भी क्वेश्चन लगाओ तो पहले ये बात मार्क कर लो कि उसमें सही पूछा है, गलत पूछा क्या है। तो इसमें गलत बात पूछिए। अब अपन बात करते हैं। ये कह रहा है लंबी तथा पतली कोशिकाओं से बना होता है, एकदम सही बात है। स्वतंत्र सतह पर सूक्ष्माणु हो सकते हैं, हाँ। छोटी आंत में सूक्ष्माणु पाई जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यह आमाशय है, आंत में पाई जाती है और स्रावण और अवशोषण में मदद करती है, बिल्कुल। आमाशय और आंत में पाई जाती है, अवशोषण तथा स्रावण में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है। पक्षमापी उपकला मुख्यतः खोखली संरचनाओं जैसे श्वसनिकाओं तथा डिंब वाहिनियों में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। इनमें शीर्षस्थ केंद्रक होता है, नहीं, केंद्रक शीर्ष भाग में नहीं होता, केंद्रक शीर्ष भाग में नहीं होता, केंद्रक आधारी भाग में होता है। तो ये बात क्या हुई? गलत। अब पूछा है गलत बात कौन सी है? केवल 5वीं बात गलत है, इसलिए आंसर क्या गया मेरे बच्चे? इसलिए आंसर गया सेकंड, इसलिए आंसर गया सेकंड, इसलिए आंसर गया सेकंड। अब बताओ तुम में से कितने प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया होगा? एक बार स्क्रीन पे तुम्हारा आइडिया बताओ, तुम क्या कहते हो? यस, जल्दी से बताओ, तुम्हारा आइडिया बताओ, कितने प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया होगा? ये बताओ। यस, कितने प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया होगा? यस, 80%, 70%, मोटा मोटा 80 का आइडिया है, देख लेते हैं। ओ माय गॉड, 61% लोगों ने सही आंसर दिया। बाकी लोगों की तो हो गई मोए मोए। और सही आंसर में भी सबसे तेज आंसर दिया संदीप ने, उसके बाद दिलीप ने, उसके बाद सोमेश ने, उसके बाद हीरू ने। यार ये हीरू तो नाम सुना हुआ लग रहा है, हीरू भाई। उसके बाद अतुल ने, उसके बाद आदित्य ने, उसके बाद शुभानी ने, उसके बाद चंद्रा ने, उसके बाद कुणाल ने, उसके बाद नुगेश ने। शाबाश शाबाश शाबाश। लेकिन जिन लोगों ने गलत आंसर किया, क्या उनको अपनी गलती पकड़ में आ गई कि उन्होंने क्यों गलत किया, क्या गड़बड़ हो गई थी? जिनको गलती पकड़ में आ गई वो एक बार स्क्रीन पे आग लगा दीजिए बेटा, ताकि अगले क्वेश्चन में रिपीट ना हो। यस, जल्दी से। और एक बार अपनी रैंक भी लिख दीजिएगा, ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ ताबड़तोड़। यस, संभालो। अगला असर्सन रीजन का सवाल आपकी तरफ फेंक दिया है। यस, बच्चे बार बार कहते हैं सर असर्सन रीजन की प्रैक्टिस करनी है। असर्सन रीजन का सवाल हमने आपकी तरफ फेंक दिया है, जल्दी से जल्दी से। यस, असर्सन रीजन का सवाल आपकी तरफ फेंक दिया है हमने, पूरा 5 करोड़ का सवाल है। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या बात, क्या बात, शाबाश रे मेरे लाडलो, शाबाश। आ जाओ, जल्दी से जवाब दो। या असर्सन रीजन का सवाल बड़े ढंग से देखना, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं क्वेश्चंस में होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में और असर्सन रीजन वाले में। यस, आ जाओ, अपन भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, एक भी परसेंट।
सुनिएगा, इसमें दूसरी गया सबसे तेज आंसर दिया हसन भाटी ने, उसके बाद